हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। एक बड़ा ही डिस्टर्बिंग करंट अफेयर आज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं, बट नॉट द पॉलिटिक्स ऑफ इट, नॉट द एक्चुअल वायलेंस ऑफ इट, बट उससे रिलेटेड एक टॉपिक। तुम सब लोगों को मालूम है कि मणिपुर में इस टाइम पर हालात काफी नाजुक है। इट इज अ वेरी सेंसिटिव सिचुएशन एज वी स्पीक। मणिपुर इज बर्निंग, ये सबको पता है, और मणिपुर एक को बचाना है। और उसको बचाने के लिए द सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आफ्सपा को दोबारा मणिपुर पे लागू कर दिया जाए, एटलीस्ट इन अ फ्यू पुलिस स्टेशंस। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्या मणिपुर को बचा पाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि आफ्सपा को दोबारा मणिपुर पे लगाने से मणिपुर विल नाउ बिकम बेटर, या फिर आफ्सपा के बारे में जो रिलेटेड कंट्रोवर्सीज है या फिर जो एलिगेशंस है वो उल्टा भारी पड़ जाएंगे? इन टर्म्स ऑफ द प्रोटेक्शन की जगह उल्टा बैकफायर कर जाएगा। आज का पूरा वीडियो इसी से रिलेटेड है। मेक श्योर कि आप आखिर तक देखिए, बिकॉज मैं यहां पर जो आपको पढ़ा रहा हूं वो सेंसेशनलिज्म नहीं है, वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो टाइम पास नहीं है, वो एंटरटेनमेंट नहीं है। जो भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा विल हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। मैं कभी भी एग्जाम सेंट्रिक वर्ड से अपने आप को डिविएट नहीं करता हूं। मैं चाहे जो मर्जी करूं, आई विल बी टीचिंग यू ओनली एग्जाम सेंट्रिक। सो clashes between the tribals, right, the Kuki-Zomi and the largely Hindu Metis has now happened. देखो, मणिपुर की किसी और दिन मैं ये वीडियो बना दूंगा। वैसे वो तुम्हारे एग्जाम के लिए कभी भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एज कंसर्न इंडियन सिटीजन तुम्हें पता होना चाहिए कि देयर हैव बीन सम काइंड ऑफ टेंशंस, कुछ ना कुछ तरह की टेंशन जरूर चल रही है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन मणिपुर अमंग्स द वेरियस कम्युनिटीज, ट्राइबल ग्रुप्स एक्सेट्रा। लेकिन फॉर अ वाइल हमने ये कभी नहीं सोचा था कि ये डायरेक्ट क्लैशेस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इट इज राइट नाउ एज वी स्पीक हैपनिंग। और ये सिचुएशन इट इज अ सिचुएशन इज प्रोग्रेसिंग एज वी स्पीक। तो हमें आइडिया नहीं है कि ये कब सेटल होगा और कब नहीं होगा, लेकिन सरकार इस चीज का इंतजार नहीं कर सकती कि ये अपने आप से सेटल करे। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी आई हुई है कि सिंस मणिपुर इज बर्निंग, we have to do something about it right now, right here. अब आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो। आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, मैं फिर बोल रहा हूं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स, स्पेशली अगर देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट। इनफैक्ट अगर आप तुम न्यूज़पेपर्स देखोगे तो अब ये बात भी उठने लग गई है कि क्या मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, रेजिडेंस रूल लगाया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन वो फिर किसी और दिन। आज का मामला इज रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आफ्सपा। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में लागू है इन द नेम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर्स एक्ट। नॉर्थ ईस्ट में काफी टाइम तक लगा हुआ है, आज मणिपुर में रिवाइव करने की बात हो रही है। सो कुछ जगहों पे जैसे नागालैंड में था, ओके, ये स्टार्ट ही वहां से हुआ था। पहले प्लान ही ये था कि क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ट्रबल थी इसीलिए आफ्सपा लगाया गया था, लेकिन आफ्सपा हैज इट्स फुल कंप्लीट शेयर, फेयर शेयर ऑफ कंट्रोवर्सी। क्या होता है आफ्सपा, कैसे उसकी हिस्ट्री थी और उसके बारे में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो बिफोर आई स्टार्ट, राइट, इट इज इंपॉर्टेंट कि मैं कुछ ऑफर ऑफ अन अकेडमी आपके साथ साझा करूं। सो यूपीएससी आईएएस आईपीएस बैचेस फॉर 2026 स्टार्ट हो रहे हैं। लिबर्टी बैच जो इंग्लिश में है 2026 के लिए, आरंभ बैच विच इज बाइलिंगुअल बैच, और शिखर बैच जो कि हिंदी बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप केवल SIDLIVE SIDLIVE कोड यूज करो। मुझे नहीं लगता कि आपको इतने रीजनेबल प्राइसेस में कहीं पर भी इतना अच्छा पढ़ने का मौका मिलेगा। बाकी चॉइस तुम्हारी है, करियर तुम्हारा है। सेल्फ स्टडी के मिथ्या से निकलो और प्रोफेशनल हेल्प ले लो। दैट इज व्हाट माय सजेशन वुड बी। कॉल इज योर्स, करियर इज योर्स, मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को दोबारा कुछ पुलिस स्टेशंस में लगा दिया जाए इन द एरिया ऑफ मणिपुर। कुछ थानों में लगाया जाता है। देखो, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जो भी स्टेट्स होते हैं, उसके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में हर थाने की, हर पुलिस थाने की एक जुरिस्डिक्शन होती है, क्षेत्राधिकार होता है। जरूरी नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट
एड होमिनम पूरे पूरे स्टेट में लगा दिया जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। कुछ एरियाज को डिस्टर्ब्ड एरियाज बोलते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये टेक्निकल वर्ड है, डिस्टर्ब्ड एरिया। तो यहां पर वर्ड आएगा भी, ये देखो, सेंटर हैज री इम्पोज द डिस्टर्ब्ड एरिया स्टेटस। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसोनेंस विद द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों को साथ में सहमति लेकर कुछ एरियाज में जहां पर हालात ऐसी हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यहां पर ना सेंट्रल फोर्सेस भेजी जानी चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ को भेजे जाना चाहिए। तो उन जिन फोर्सेस पे भेजा जाता है उन जगहों को डिस्टर्ब्ड एरियाज बोला जाता है, वो एक टैग हो जाता है। ओके, इट इज अ लीगल टेक्निकल वर्ड कमिंग अंडर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। उन डिस्टर्ब्ड एरियाज में अफस्पा लगाया जा सकता है, उन डिस्टर्ब्ड एरियाज में पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर सेंट्रल फोर्सेस को भेजा जा सकता है। सो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा दिया गया। अब घबराहट का सिचुएशन क्यों है? घबराहट का सिचुएशन इसलिए है बिकॉज हो सकता है जो वहां का स्टेट का जो मणिपुर पुलिस है, ये जो लोकल शासन है, उनसे हो सकता है ये मामले डील ना हो पा रहे हो। अब ऐसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल नहीं सकती कि जिन डील हो रही तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें क्या बोला, आर्टिकल 355 के अनुसार इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू एंश्योर कि स्टेट्स में जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के अनुसार चलता रहे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बी दैट सेंट्रल गवर्नमेंट बी दैट स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशन खोलो, कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे तो तुम्हें पीछे घूम के जाओ, बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल घूमते हुए जाओ, लास्ट में 7th शेड्यूल दिखाई देगा। 7th शेड्यूल में तुम्हें सूचियां दिखाई देगी, लिस्ट दिखाई देगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट है उसका एंट्री नंबर 2 देखो, एंट्री नंबर 2 में पुलिस लिखा हुआ है। जो उस स्टेट लिस्ट में नंबर 1 पब्लिक ऑर्डर लिखा हुआ है, नंबर 2 पुलिस लिखा हुआ है। जो स्टेट को, जो राज्यों की सूची है जो कि कंप्लीटली स्टेट के अंदर आती है, पुलिस उनके क्षेत्राधिकार में आती है। अब पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कि जी शांति बहाल हो जाए जितनी जल्दी हो जाए। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि पुलिस से वो मैटर सेटल नहीं हो रहा। अब सेटल नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला करती है कि ऐसे टाइम पे वी विल इंटरवीन, हम सेंट्रल फोर्सेस भेजेंगे, हम सीआरपीएफ भेजेंगे, और डिपेंडिंग हम आर्मी भी भेज सकते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हम भेज देंगे। सो दिस इज व्हाट आफ्स्पा एंटेल्स। सो आफ्स्पा का एक प्रिलिमिनरी लॉ भी था, एक प्रिकर्सर लॉ भी था ब्रिटिश एरा के टाइम पे। सो 4 ऑर्डिनेंसेस आए 1947 ऑर्डिनेंस, तुम्हें मालूम है, अध्यादेश जारी हुए 1947 में, और फिर 1948 में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर हुआ, और लास्ट में जो जिस लॉ को हम पढ़ रहे हैं उसको आफ्स्पा ऑफ 1958 बोलते हैं इन द प्रेजेंट फॉर्म विद सर्टेन अमेंडमेंट्स। लेकिन वो लॉ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1958 है। समझने की कोशिश बड़ी जरूरी है कि आफ्स्पा शुरू क्यों किया गया था। अब आफ्स्पा शुरू तो हो गया, लेकिन ये जो न्यूज है उसको ध्यान से सुनो। मणिपुर गवर्नमेंट को जैसे ये बात पता चली कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर आफ्स्पा रिवाइव किया हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मणिपुर गवर्नमेंट ने बोला कि प्लीज 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 रहने दो, इसको विड्रॉ करो, आफ्स्पा विड्रॉ करो, और ये नहीं चाहिए हमको। यार बड़ी अजीब सी सिचुएशन नहीं लग रही तुमको कि एक जगह पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ी बुरी तरह से खराब है, दूसरी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्स्पा लगा रही है, और तीसरी जगह मणिपुर गवर्नमेंट बोलती है ना 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 आफ्स्पा मत लगाओ। भाई आफ्स्पा से इतना डर क्यों है? क्या सिचुएशन है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आफ्स्पा की? और द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। सो लेट अस अंडरस्टैंड आफ्स्पा। आफ्स्पा समझोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्यों डर रहे हैं ऑफ आफ्स्पा। सबसे पहले याद रखना, आफ्स्पा का जो ऑन पेपर पर्पस है वो है टू कंट्रोल अपराइजिंग एंड मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि डिस्टर्ब्ड एरियाज एक टेक्निकल वर्ड है। आफ्स्पा का रियल काम यह है कि कहीं पर भी इस तरह के राइट्स हो गए, दंगे हो गए, जेनोसाइड होने की कोशिश हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, इंसर्जेंसी हो रही है, और हमको लोकल शासन को ऐसा, हमें लग रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं जी उनसे मैनेज नहीं होने वाला, घबराओ मत, वरी नॉट, हम उन एरियाज को डिस्टर्ब्ड एरियाज घोषित करेंगे, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर सेंट्रल फोर्सेस भेज देंगे। ठीक है जी। सो आफ्स्पा क्या देता है? आफ्स्पा पावर्स देता है, ये लिख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट
अलॉन्ग विद द स्टेट गवर्नमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, वो स्टेट गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली खबर तो वही देंगे कि हम एक एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं, और ये कंकरेंट पावर्स है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। ऑब्वियसली फाइनल कॉल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है, बिकॉज मैंने तुम्हें आर्टिकल 355 पढ़ा दिया। अब तुम नोटिस करो कि कॉन्स्टिट्यूशन पता होना कितना जरूरी है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 355 में उसके पास पूरा पावर है, वो ये पावर को इस्तेमाल कर सकती है। अब इसमें डर किस बात का, थोड़ा सा पीछे चलेंगे, फिर से चलते हैं पुलिस की तरफ। अब पुलिस ने अगर एक पर्सन को अरेस्ट किया, तो तुम्हें मालूम है देयर आर प्लेथोरा, किताबें भर के, ओके, किताबें भर के सेफगार्ड्स है जो कि पुलिस को एहतियात बरतना पड़ता है इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स। पुलिस जब किसी को अरेस्ट करती है, पहले उसको बोलती है बेटा ये पता, तेरा नाम क्या है, फिर देख हम तेरे को इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं, वाई बताना पड़ता है, उसको बोलते हैं ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, बताना पड़ता है कि जी हम इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें ये शक है, या किसी ने तेरे नाम पे कंप्लेंट कर दी है, या तेरे खिलाफ एफआईआर हो गई, समथिंग लाइक दैट। बिठा के उसको समझाया जाता है, फिर उसको एहतियात, उसको अरेस्ट करके थाने लेकर जाया जाता है। थाने लेकर जाने के बाद उसको ये बोला जाता है कि यार देखो तुम्हारा कोई नियर एंड डियर वन है, जान पहचान का बंदा है, ओके, फिर हम उसको इंफॉर्मेशन देंगे, उसका मोबाइल नंबर बता दो, फिर हम उसको बताएंगे कि हमने तेरे को अरेस्ट किया हुआ है, फिर उसको बोल देंगे कि तेरे पास कोई वकील की जरूरत है तेरे को, तू वकील को बुला के लेकर आ। देर आर, ये क्या हो क्या रहा है, अब तुम तो पुलिस से डरते हो, राइट? आमतौर पे आम जनता तो पुलिस से डरती है, बट पुलिस तो यार कितने सेफगार्ड्स इंश्योर कर रही है, एटलीस्ट ऑन पेपर तो यही है कि पुलिस सारे के सारे सेफगार्ड्स इंश्योर कर रही है। जितने भी काम करते हैं उसको बोला जाता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, और ये सिर्फ लॉ में नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी कि वो पुराना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का रिप्लेसमेंट है, सिर्फ वहां नहीं लिखा हुआ भाई, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, जो कुछ भी मैंने बोला, प्लस अगले 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, उसको रिमाइंडर देना कि भाई तेरी जमानत हो सकती है अगर जमानती अपराध है। यार सेफगार्ड हो गया, मजाक हो गया। तुम तो पुलिस से घबराते हो, पर पुलिस तो कितने अच्छे से बिहेव कर रही है, राइट? उसको कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स है। अब इमेजिन यही तुम एक टेररिस्ट के साथ करो, एक टेररिस्ट है जो बॉर्डर पार से ट्रेनिंग लेकर आया, ओके, उसके पास विदेशी तकनीक वाले हथियार है, मशीन गन्स है, ग्रेनेड्स है, AK-47 लेकर घूम रहा है। अब तुम उसको अरेस्ट करने जा रहे हो और बोल रहे हो देखो मैं तुम्हें इसीलिए अरेस्ट कर रहा हूं। अरे भाई इतनी देर में उसने गोली मारनी, अगले इलाके में पहुंच जाएगा वो, तो द एंटायर थिंग बिकम्स इनफ्रक्चुअस। तुम्हारा पीस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ही नहीं रहेगा, क्योंकि यू आर डीलिंग विद सम वेरी डेंजरस सिचुएशंस। तो तुम ऐसे एहतियात बरतते रहोगे तो इनफैक्ट हमारे खुद के जवान, हमारे खुद के ऑफिसर्स वहां मारे जाएंगे। सो ऐसी जगह पे जब सामने वाला नॉर्मल बंदा ही नहीं है, वो तो तुम्हारे मर्डर करने के लिए, टेररिज्म फैलाने के लिए, नेशन के अगेंस्ट आ रहा है, तो तुम्हारे अपने फौजियों को आगे भेजोगे, फोर्सेस को आगे भेजोगे, तो उनको कुछ तो सेफगार्ड्स दोगे ना, कुछ तो स्पेशल पावर्स दोगे ना, कि मरने के लिए भेजने वाले हो। सो बहुत सारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स है, इनको रफा दफा किया गया, बोला इनको हटाओ, ऐसे करोगे तो मारे जाएंगे, हमारे फोर्सेस भी मारे जाएंगे, तो नेशन ही नहीं रहेगा, नथिंग अबव द नेशन। जय हिंद बेसिस है, जब तक देश है तब तक ये सारी चीजें बातें चलेंगे। और ये जो आतंकवादी आ रहे हैं या ऐसे जो डिस्टर्ब्ड एरियाज में सिचुएशन है, ये नेशनल सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी, सेफ्टी के अगेंस्ट है, ये तो खत्म करने को आए ना, ये तो हमारे देश के दुश्मन है, इनके साथ क्या एहतियात बरतना। सो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में यह बताया गया कि हम जिस जिस एरिया में डिस्टर्ब्ड एरियाज कहलाएंगे, जहां जहां आफ्सपा लागू होगा, वहां पर बिना किसी वारंट के आर्म्ड पुलिसेस, यानी कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस उस जगह की सर्च कर सकते हैं। तुमने सुना ही होगा, ओके, कि यार हमें यहां पे छानबीन करनी है, हमें यहां सर्च करना है, क्या पता यहां पर कोई असला हो, बारूद हो, कुछ भी ऐसी चीजें हो जो कि ये यूज कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें, प्लस अरेस्ट किया जा सकता है इंडिविजुअल्स को विदाउट वारंट। भाई इस टाइम पर वारंट वगैरह का टाइम है, सामने बैठा हुआ आतंकवादी है, उठाओ उसको। सो इट इज इंपॉर्टेंट। अब थोड़ी देर सोचो, एज अ प्यूरिस्ट तुम सोचोगे ना, तो बोलेंगे ओहो सर ये तो बड़ा गलत हो रहा है,
लेकिन अगर तुम समझदारी से सोचोगे, लॉजिकल ऑन ग्राउंड सोचोगे, तो तुम सोचो दिस इज द नीड ऑफ द आवर, करे क्या। ऑल्सो शूट एट साइट ऑर्डर्स होते हैं, ओके, वहां पर जरूरी नहीं है कि आपको कस्टडी में लेना ही है, नहीं ले सकते उड़ा दो, इट इज इंपॉर्टेंट। अगर आर्म फोर्सेस को उस टाइम पर यह लगे कि लॉ की कॉन्ट्रावेंशन हो रही है, लग रहा है यार कि कुछ मेजर ही प्रॉब्लम है, तो यू विल नॉट बी स्टॉपिंग योरसेल्फ, ना जी हम तो है ना गोली नहीं मारेंगे। तुम्हें मालूम है पुलिस को बहुत ज्यादा जस्टिफाई करना पड़ता है गोली चलाने से पहले, नॉर्मल पुलिस को, स्टेट पुलिस को बहुत ज्यादा जस्टिफाई करना पड़ता है कि क्यों गोली चला दी। इनफैक्ट हैंड कफिंग, हथकड़ी लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, गोली चलाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वहां पर नहीं यार, वो तो सामने बैठ के रॉकेट लॉन्चर लेकर बैठा हुआ आतंकवादी है, उसके बारे में क्या सोचना। सो देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स जिसको आप इस तरह से इंश्योर करते रहते हो। ऑल्सो देयर इज इम्यूनिटी, बहुत सारी चीजों में, जैसे इन सब कामों में आपको हर चीज के लिए जवाबदारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डेंजरस। एक सोल्जर, एक फौजी वहां पर अपनी जान दांव पे लगा रहा है, उसको ये बात मालूम होनी चाहिए, आई हैव अ फ्री हैंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट एटलीस्ट। ऑफकोर्स मैलाफाइड, ऑफकोर्स कोई जानबूझ के कर रहा है तो वो बाद में पकड़ा जाए, वो बात अलग है, लेकिन उस टाइम पर फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन तो होना चाहिए। तुम वहां पे जो कर रहे हो वो तो प्रॉपरली होना चाहिए, बिकॉज एट एनी स्टेज जब हमारे फौजी शेख वन तैयार होते हैं तो उस टाइम पर उनको यह बात मालूम होना चाहिए यार हम भी भिड़ रहे तो हमारे देश का कानून भी हमारे साथ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी चीज को दूसरी साइड से देखो, अब दूसरी साइड से यहां पर देखो कि जो ह्यूमन राइट्स वाले वो इसी चीज को मुद्दा बना सकते हैं, वो बोल सकते हैं अच्छा तुमने ये किया, कौन फैसला करेगा कि ये जायज था, कौन फैसला करेगा कि ये फैसले जो आर्म्ड फोर्सेस ने, जो फौजियों ने या पैरामिलिट्री फोर्सेस ने लिए, ये जायज था। अब तुम वहां पर बैठ के कैमरा लगा के तो बैठे नहीं सकते जी, सीसीटीवी कैमरा लगा था और बैठ के वहां पे तुम एफिडेविट दे रहे हो जी हमें लगा सामने से गोली चल रही। अब भैया तुम्हें लगा गोली चल रही है, ह्यूमन राइट्स वाला बोला नहीं नहीं गोली नहीं चल रही थी, तुमने अननेसेसरली गोली मार दी। नाउ डू यू रियलाइज कि ये अपने आप में एक बड़ी मेजर सिचुएशन हो सकती है। इट इज माई वर्ड अगेंस्ट योर वर्ड। मैं बोलूंगा कि मैं तो रीजनेबल था, तुम बोलोगे ना ना तुम रीजनेबल नहीं थे। मैं बोलूंगा मेरे को अरेस्ट करना जरूरी था, तुम बोलोगे ना ना अरेस्ट क्यों किया तुमने अननेसेसरली, इट वॉज एन ओवरकिल। मैं बोलूंगा नहीं मेरे को गोली चलाना, मेरे को किल करना जरूरी था बिकॉज वो भाग रहा था या फिर उसके पास ग्रेनेड था। वो बोलेगा ना ना ग्रेनेड नहीं था, वो तुम्हें ऐसा लगा वो ग्रेनेड है, वो तो हाथ में क्रिकेट बॉल लेकर घूम रहा था। अब ये तो बात उस टाइम का साबित करना नामुमकिन है। यू हैव टू गिव मेजर लाइन, वो जो फाइन लाइन है बिटवीन वेदर इट इज रीजनेबल और अनरीजनेबल। ये आफ्स्पा के हिस्से में आई हुई बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, बहुत सारी एलिगेशंस आई है कि जी इस वजह से आफ्स्पा से डर लगता है। सो बहुत सारे एलिगेशंस हुए कि जी फेक एनकाउंटर होते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती है, अब्यूजेस ऑफ पावर होता है, और उल्टा ह्यूमन राइट्स ग्रुप बोलते हैं कि जी इसी की वजह से ना लोगों में गुस्सा बढ़ गया, इंस्टेड ऑफ गुस्सा कम होने की वजह से ओके ये मैटर सेटल करना है कि तुम लोगों ने जंग ही छेड़ रखी है। तो ये एलिगेशंस है, ओके, ये इल्जाम है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस या फौज हमारी, ओके, वो बोलती है ना जी हम ऐसा क्यों करेंगे, हम वहां पे रक्षा करने गए, हम अपना काम ढंग से करें पूरी जिम्मेदारी से। ह्यूमन राइट्स वाले बोले ना जी तुम नहीं कर रहे हो। और बहुत सारी बातें, चाहे आप मीडिया में देखा होगा या फिर सोशल मीडिया में तुमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना आफ्स्पा से बोलते हैं नहीं जी आफ्स्पा में एक एक्सेस होता है और इसीलिए आफ्स्पा का डर बैठ गया। अब मैं इसमें यह भी नहीं बोल सकता कि वो सही है कि वो सही है, बिकॉज ऑन ग्राउंड तो किसी को नहीं पता, एटलीस्ट हमें तो नहीं पता, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये कि बिल्कुल दूध का धुला तो कोई भी नहीं होता, राइट, इन द सेंस कि ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप है उनमें से भी कितने सारे वेस्टेड इंटरेस्ट वाले, ये जग जाहिर है। कितने लोग इंटरनेशनल प्रेशर में ये कर रहे हैं, कितने हमारे जो देश के दुश्मन हैं वो ह्यूमन राइट्स के नाम पर हमारी जो फोर्सेस है उनका हौसला पस्त करने के लिए जानबूझ के इस तरह का काम कर सकते हैं। करने को दुनिया में कुछ भी हो सकता है, दुनिया में ब्लैक एंड व्हाइट इतना आसान से होता नहीं है, राइट। इस जगह पे जंग छिड़ी हुई है और जंग जो होती है वो नेसेसरली सिर्फ फोर्सेस
या सिर्फ वेपन से नहीं होती, जंग इन मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन से भी होती है। बट मेरा काम उस पॉइंट पे जाना है नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बात बता रहा हूं कि ऐसा बोला जाता है, ऐसा एलिगेशन है, ऐसा इल्जाम है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में आफ्सपा को चैलेंज भी किया गया। नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर आया। बोला कि माय लॉर्ड, आफ्सपा जो है वो पूरा आर्टिकल 21 के खिलाफ है। आर्टिकल 21 जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात बोलते हैं, तो पूरा खिलाफ है, इसको नल एंड वॉइड, खारिज डिक्लेयर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट हर्ड दिस मैटर एंड सेड नो, दिस इज सर्टेनली वैलिड, सर्टेनली कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन जस्ट बिकॉज हम लोग एक रूल ऑफ लॉ कंट्री में, तो ऐसे जब इतने खतरनाक से वाला प्रोविजन है, सो देयर मस्ट बी मोर प्रोटेक्शंस। और वो प्रोटेक्शंस उन्होंने सजेस्ट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने कंकरेंस में करना चाहिए, मिलजुल के फैसला करना चाहिए। ऑल्सो सारे के सारे स्टेट को एक साथ डिस्टर्ब्ड एरिया नहीं होना चाहिए। ऑल्सो हर 3 महीने के बाद वहां पर रिकंसिडर करो कि अब भी आफ्सपा की जरूरत है या नहीं है। इन अदर वर्ड्स, एज सून एज पॉसिबल इतना खतरनाक जो स्ट्रिंजेंट लॉ है उसको निकाल दिया जाए, विच द सुप्रीम कोर्ट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट सिंस दे आर द कस्टोडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये उन्होंने बात की है। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के में ही है, जीवन रेड्डी कमेटी ने 2004 में उल्टा ये बात बोल दी थी कि इसको रिपील कर दो, राइट। और इनफैक्ट सेकेंड एआरसी 2007 ने भी इसको रिपील करने को बोला था कि ये ह्यूमन राइट्स अब्यूज ना हो। इनफैक्ट ये बात बोला गया था जीवन रेड्डी कमेटी में कि आफ्सपा से इतना डर लगता है कि इसको अनलॉफुल एक्टिविटीज, जो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले लॉ बनाया था ये के बारे में पढ़ाया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए 1967 में मर्ज कर डालो, उसको मिक्स कर दो, ऑलराइट। सो उसको यूज कर लो रादर देन मर्ज कर दो, मतलब उसके प्रोविजंस अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोविजन एक्ट से यूटिलाइज कर लो। तो और ग्रीवेंस सेल्स बनाओ जहां पर जाके कंप्लेंट किया जा सके, देखो जी ये एग्जैक्टली हुआ था, और उसमें जितनी ट्रांसपेरेंसी आ जाए उतना अच्छा। ये रेकमेंड किया हुआ है। लेकिन फिर मैं तुम्हें क्या बात बोलता हूं, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पाइडरमैन का डायलॉग है। उतना ही अच्छा जरूरी डायलॉग है कि विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नीड ग्रेट पावर्स। तुम जिम्मेदारी बड़ी लोगे ना तो तुम्हें पावर्स भी बड़ी चाहिए। मेरे देश के फौजी वहां पे जाके गोली छाती पे खाएंगे और तुम्हें ये सोचो ही ना उनको कोई स्पेशल पावर ही ना मिल जाए, तो तुम रियलाइज करोगे कि मोराल ऑफ द फोर्सेस खत्म हो जाएगा। और जिस दिन देश के फौज का मोराल खत्म हो गया ना, उस दिन देश खत्म। और देश के दुश्मन ना इतने सारे भर पड़े हुए, ओके, जिस दिशा में घूमने चले जाओ, देश के बाहर देश के अंदर, वहां पर छुप छुप के और मुंह से दोनों तरफ से ओवर्टली एंड कोवर्टली हमारे देश के दुश्मन भरे हुए। सो एक चीज दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अपार्ट फ्रॉम सम अदर ऑल्सो, कि मेरे देश के फौजी का मोराल खत्म हो जाएगी या उनको ये बात लगे कि ये देश हमारे साथ नहीं है। सो वो भी अपने परिवारों को छोड़ के लड़ने जाते हैं, वो भी अपने परिवारों को बच्चों को छोड़ते हैं, उनके परिवार भी सोचते कि यार हमारे बच्चे गए हैं, हमारा भाई गए, हमारे पिताजी गए, लड़ने को गए, लेकिन देश का लॉ तो उनके साथ है, कम से कम वो रक्षा तो कर सकते हैं, उनको स्पेशल पावर्स तो मिले। अब दोनों साइड की बात है, दिस इज द एंटायर साइड। तो अलग अलग बहुत सारे रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन ये कि केस बाय केस इंपोजिशन होना चाहिए, जहां तक हाईली डिस्टर्ब ना हो, जब तक हाईली डिस्टर्ब ना हो तब तक आफ्सपा की जरूरत नहीं होनी चाहिए। छोटा ऐसा जरा भी हल्का फुल्का चांस हो, मतलब जितना एज फार एज पॉसिबल नहीं लगाया जा सकता उतना अच्छा है कि ना लगाओ। इन अदर वर्ड्स इंश्योर करो कि रियली रिक्वायर्ड है तो खत्म करो। फिर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में रिकमेंडेशंस आए उसको फॉलो करो, और जीवन रेड्डी कमेटी के सजेशंस को फॉलो करो। ऑल्सो यार दुनिया में ना हर चीज चली जा सकती है, अगर तुम जो लोग है, जो कंसर्न पीपल है, जो स्टेक होल्डर्स है ना, उनकी बात सुनो। इफ यू हियर देम आउट कि यार क्या हुआ था, एंड गिव देम एन रिड्रेसल कि यार ये एक्सप्लेनेशन, यार ये हुआ था इसलिए हमें ये करना पड़ा, ये ना होता तो हम ना करते, और ये मजबूरी थी। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड। गॉडफादर का डायलॉग था ना, दैट ऑलमोस्ट एवरीथिंग कैन बी अंडरस्टूड एंड रीजनड आउट बिटवीन पीपल हु आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल। बात करना होता है, ट्रांसपेरेंसी जब होती है ना तो अपने आप मैटर सेटल होने की पॉइंट हो जाता है। सो ये है आफ्सपा, और यही है आफ्सपा का डर। ऑल्सो मैं यहां पर याद दिलाना चाहता हूं कि आफ्सपा मार्शल लॉ नहीं होता। मार्शल लॉ अगर तुमने देखा है तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को बहुत सारे लोग मार्शल लॉ समझ लेते हैं। मार्शल लॉ यानी कि जो आर्टिकल 34 में जिसके बारे में बात होती है, तो तुमने आर्टिकल 34 पढ़ा होगा, तो मैंने तुम्हें बोला मैं कभी भी सब्जेक्ट के बाहर नहीं जाता। ये आर्टिकल 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है,
और यहां मार्शल लॉ है, राइट। ये जो मार्शल लॉ है ये आर्टिकल 34 वाला मार्शल लॉ नहीं है आफ्सपा। जो मार्शल लॉ होता है ना उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो शासन होता है, वो कंप्लीटली सिविलियन एरिया से ले लिया जाता है। मतलब वहां पे ना डीएम ना एसडीएम कोई नहीं, वो पूरा का पूरा पुलिस या फौज के अंदर आ जाता है, वो पुलिस स्टेट हो जाता है। ये होता है मार्शल लॉ। और एक बात याद रखना कि पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद इंडिया में भगवान के दया से कभी मार्शल लॉ लगा ही नहीं है। तो ये भी तुम्हें हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। तो जब लगा ही नहीं है और तुम्हें तो मालूम है कि आफ्सपा बहुत जगह पर लागू किया गया है, तो ऑटोमेटिकली तुम थोड़ा सा 1+1=2 करोगे तो तुम रियलाइज करोगे कि आफ्सपा इज नॉट मार्शल लॉ। नंबर 1 इज दिस। नंबर 2, मैंने अभी अभी तुम्हें बोला कि कुछ कुछ थानों में लगा दिया जाता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, शासन, प्रशासन ये सिविलियन ही चल रहा होता है। लेकिन अगर वहां पर मार्शल लॉ लग जाएंगे तो सब शासन प्रशासन बाय बाय, सारा का सारा पुलिस या फौज के अंदर आ जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आफ्सपा में प्रोटेक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आफ्सपा में आंसरेबिलिटी नहीं है फौजियों की या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस की। उनको अगर एक्शन हुआ तो उनको, अगर उनसे कुछ गलत हुआ तो उनको जवाब देना पड़ेगा। ऑब्वियसली दे हैव गिवन सम काइंड ऑफ लेवरेज बट नॉट जीरो। ऐसा नहीं है कि जीरो आंसरेबिलिटी है। मार्शल लॉ में जीरो आंसरेबिलिटी है। मार्शल लॉ में पार्लियामेंट इंडेमनीफाई कर देता है बाय लॉ कि भैया जो मर्जी करना कर लो, बिकॉज मार्शल लॉ वो एक्सट्रीम थ्रेट टू द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया होता है, जो भगवान की दया से इंडिया में हुआ नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दिस, ओके, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी, कि आफ्सपा इज नॉट मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में कम जीरो आंसरेबिलिटी होती है, इसमें आंसरेबिलिटी है, ऑल्दो नॉट टू दैट एक्सटेंट। तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो प्लीज नेवर मिक्स अप आफ्सपा विद दिस आर्टिकल 34, जिसमें कि सारे फंडामेंटल राइट्स लिए जा सकते हैं, पार्लियामेंट इंडेमनीफाई कर सकता है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है आफ्सपा में। आफ्सपा इज ओनली गिविंग स्पेशल पावर्स, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स टू द आर्म्ड फोर्सेस। सो ये तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकता है, राइट डाउन एंड सो ऑन सो। सो आफ्सपा लगता ऐसा है कि मार्शल लॉ है, क्योंकि दोनों में राइट्स है, दोनों में अपराइजिंग्स है, दोनों में सिचुएशंस ऐसी है जो नॉर्मली हैंडल नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी डोंट मिक्स अप द टू, राइट। नेशन पे सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया पर जब भी कोई सिचुएशन आएगी, ओके, इट विल बी और रिक्वायर्ड टू बी सॉर्टेड आउट। मैं ऐसा उम्मीद करके बैठा हूं कि तुम लोग सीरियस स्टूडेंट्स हो। सो मुझे तुमसे ये क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा क्या विचार है, विल आफ्सपा हेल्प इन मणिपुर? यानी कि आफ्सपा लगाया जाना चाहिए मणिपुर में या फिर नहीं लगाया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में येस और नो करो, और सिर्फ येस और नो मत करना, हो सके तो उसका कोई रीजन भी देना। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम कुछ इंटेलिजेंट थॉट प्रोसेस करोगे। आफ्टर ऑल तुम देश के भविष्य हो, सो तुम्हें यह सब बताना जरूरी है। सो व्हाट डू यू थिंक, आफ्सपा हेल्प करेगा मणिपुर में? लगाना चाहिए, आफ्सपा हटा देना चाहिए, या कुछ और करना चाहिए? सो आंसर देना कमेंट में, मैं इंतजार करूंगा एंड आई विल रीड इट आउट। इवन इफ आई डोंट कमेंट ऑन योर कमेंट्स, reply to your comments, I always read your comments. So I hope you enjoy this. समझ में आ गया होगा तुम्हें आफ्सपा, समझ में आ गया होगा तुम्हें मणिपुर का सिचुएशन एंड बोथ द प्लस एंड द नेगेटिव्स of applying or enforcing AFSPA in Manipur. I hope you have enjoyed this. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.